वक्त की रफ्तार। अरे ये सब क्या हुआ? पापा, मैं प्रेस से लौट रही थी तो देखा कुछ लोग मंथन को मारने की कोशिश कर रहे थे और लकीली मेरी कार से टकरा गए। सर, जब मैं यहां से निकला तो एक ट्रक ने मेरा पीछा किया। यह उनकी बदकिस्मती थी कि उनकी मौत के पहिए मुझे छू तक ना सके। तभी मानसी जी वहां से गुजर रही थी और इन्होंने मुझे लिफ्ट दी और मुझे बचा लिया। तुमने देखा उन लोगों को? उनको पहचान सकते हो? कुछ खास नहीं, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इससे पहले कि मैं संभल पाता। कौन हो सकता है वो? हेलो। लौंडे, आज तो वो बच गया, पर कल का कौन भरोसा नहीं। कौन बोल रहा है? अरे हम तुम्हार बाप बोल रहे हैं रे। तुम्हारा वो बाप नहीं जो तुम्हारे घर में है। हम तुम्हारा वो बाप बोल रहे हैं तो तुम्हारे टेढ़े दिमाग को सीधा और सीधे शरीर को टेढ़ा कर सकता है। कौन है? कौन बोल रहे हो तुम? कुंदन। हम वही कुंदन है जिसको आज से 5 साल पहले वो छोकरा जेल भिजवा दिया था। क्या नाम है रे छोकरे का? हाँ, मंथन। तेरा मंथन को तनिक हमारा मैसेज देंगे तो कहिएगा कुंदन बाबू जेल से बाहर आ गए हैं और मौका मिलते ही उनकी खटिया खड़ी कर देंगे। जुबान संभाल के बात करो। चुप बे, अपनी जबान बंद कर। और तुम लोग एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो समझ लो कुंदन मौत का साया बनकर तुम लोगों के सर पे मंडरा रहा है और कभी भी तुम सबको लुढ़का देगा। हाँ, समझ गए ना? जय राम जी की। हेलो। वही पुरानी कहावत सर, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। अच्छा सर, मैं चलता हूं। नहीं, ठहरो। लगता है तुम खतरे से खाली नहीं हो। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। विक्रांत तुम्हें छोड़ाएगा। विक्रांत? यस सर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। You're most welcome. But not like this.
मंथन, ये क्या हुआ बेटे? ये चोट के निशान ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ, मैं बाइक चला रहा था ना, तो अचानक एक आदमी सामने ही आ गया। उसे बचाने के चक्कर में मेरी बाइक स्लिप हो गई। मंथन, गाड़ी 2 दिन से गैराज में है। पीटर अभी चाबी देकर गया। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। देखा विक्रांत, मेरा ही खून मुझसे झूठ बोल रहा है। मेरी माँ तो एक अरसे से नहीं है माँ जी, लेकिन अपनी दूसरी माँ से झूठ नहीं बोलूंगा। मंथन को किसी ने एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश की, नाकामयाब रहा और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम सब इसके साथ हैं। मंथन अकेला नहीं है माँ जी, देश रत्न खानदान का एक एक रत्न मंथन के साथ है और रहेगा। आओ सखू भाई। मंथन, यह है सखू भाई, नंदू की माँ और डीएम की पहली पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा दोस्त विक्रांत देशरत्न। नमस्ते। ये चोट तुम्हें कैसे लगी बेटा? ये सिर्फ चोटें नहीं मांगी, मुझे मारने की साजिश थी जो डीएम के आदमी ने की थी। लेकिन जब तक मैं अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक मौत भी मेरे सामने आने से शर्माई। एक बार डीएम किसी को तबाह करने पर उतर आता है तो फिर उसे खत्म करके ही छोड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। हमसे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? आज नंदू जो भी कर रहा है उसमें उसकी जान को हर पल खतरा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम सब आप ही के बेटे हैं। भूख से जन्म नहीं लिया तो क्या? हाँ माँ जी, और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि विक्रांत, नंदू और मंथन के नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन शरीर एक है। आज तक मैं समझती थी मेरा एक ही बेटा है, लेकिन नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे। हाय यजमान पत्र साहब, कहिए क्या हाल चाल है? हाल बुरा है, चाल टेढ़ी है। क्या हो गया आपकी चाल को? अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। मेरी चाल को क्या होगा, फर्स्ट क्लास है, तंदुरुस्त है। वैसे ये बताओ कि तुम्हारी हिट लिस्ट का क्या हाल है, और कौन कौन से बिल्डर हैं निशाने पर? सॉरी, ये मैं आपको नहीं बता सकता। प्रोफेशनल सीक्रेट्स। भाई, आज पहली बार हंसने को मिला, वरना ये पुलिस की वर्दी हंसने कहाँ देती है। और फिर आजकल दोस्त भी कहाँ हैं? भाई ये आप कैसे कह सकते हैं? हम आपके दोस्त नहीं है क्या? हैं, लेकिन देर से मिले। देखिए, जब आंख खुले तभी सवेरा समझिए। खैर, आप एक बात बताइए, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? इसे पढ़ो। अच्छा, कितने बदमाश हैं ये लोग, इनकी हिम्मत तो देखो। देखते हैं इनकी हिम्मत। सुनो ए पुलिस वालों, ये खत उस भारद्वाज के नाम से है। वो तो हमारी धमकियों से डरता नहीं, तुम ही जाकर उसे अब डराओ। कहो उससे कि उसका ये जोश अगर कम नहीं हुआ तो उसे भी किसी कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन में गाड़ देंगे। कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग्स गलत है कब वक्तों की। और तुम अगर उसे बचा सकते हो तो बचाओ। देखा हुजूर आपने, अब ये धमकी देने वालों के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा बेचारों के। हैं? इसमें हंसने की बात नहीं है भारद्वाज। इससे पहले एक म्युनिसिपल कमिश्नर गायब हो गया था, आज तक पता नहीं चला उसका। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं इनसे डर जाऊं? क्या करूं बोलो?
मैं ये कैसे कह सकता हूँ? और क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अर्जी है इस पर दस्तखत कर दो। अर्जी? कैसी अर्जी? ये सिक्योरिटी की डिमांड है। मैं अपने साथ कुछ आदमी लाया हूँ, आज से वो तुम्हारे साथ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रहेंगे। ये आपने अच्छा किया अंकल। मैं बाबूजी को कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। हाँ बेटा, मैं नहीं मानता, क्योंकि ना तो मुझे इसकी जरूरत है और ना ही मुझे इस पर विश्वास है। इस पर विश्वास करो भारद्वाज, इसकी जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम एक बहादुर इंसान हो, तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान की परवाह तुमसे ज्यादा हमारे देश को है। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा शुरू किया काम कौन पूरा करेगा? है? मेरा ख्याल है मैं ठीक कह रहा हूं और तुम मेरी बात मान लोगे। मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। इसमें सोचना क्या है? देखिए, ऐसा है कमिश्नर साहब, वो ऑफिसर्स जो अपने साथ सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, वो अपने जूनियर्स में क्या जोश पैदा करेंगे, क्या विश्वास पैदा करेंगे उनके अंदर। और फिर मैं अपने देश में हूं, अपने लोगों के बीच काम कर रहा हूं, मुझे किस बात का डर? बहुत बुरा हुआ डीएम साहब, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। शांति रखो, उत्तेजित मत हो। दुबले पतले हो, गिर पड़ोगे। बैठो बैठो बैठो। देखिए, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो हम सब जमीन पर होंगे डीएम साहब। हुआ क्या भैया? वही जिसका मुझे डर था। उस कमिश्नर जोबन पुत्रा ने भारद्वाज को सिक्योरिटी दे दी है, और मैं आपसे पहले ही कहता था कि सही वक्त पर उसका इलाज कर दीजिए। मधु, जब हम यहां मौजूद हैं तो तुम खामाखा फिक्रमंद हो रहे हो। अंगरक्षकों के आसपास होने से यमराज को कोई पास आने से रोक थोड़ी सकता है। यह कड़ी सुरक्षा इस बात का सबूत है कि मौत उनके बहुत करीब है। तुम फिक्र मत करो, इस बीमारी का इलाज हमारे पास है। यह सुरक्षा कवच जोबन पुत्रा ने भारद्वाज को पहनाया है ना? जी। एक बात हमेशा याद रखो, 2 शिकारी कुत्तों की ताकत एक शेर के बराबर होती है। अब इनमें से एक को हमें जख्मी करना होगा, वो हम करेंगे, और वो शुभ घड़ी बहुत जल्दी आ रही है। ये तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लोगों की नींद हराम करना हमारा काम है, सो हम कर लेंगे। लगता है तुम्हें नींद की बहुत सख्त जरूरत है। चादर तान के सो जाओ। जाओ जाओ भैया, जाओ जाओ। जी। हाँ बोलो। डीएम साहब, कुंदन आया है। हाँ, उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूं। आ रहा हूं। दिव्या भैया, हमें जेल जाए का इतना दुख नहीं है, इतना ही बात का है कि आप हमें छुड़ाने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किए हैं। नहीं कुंदन, ऐसा नहीं है भैया, तुम राजनीति नहीं समझते। अगर हम तुम्हारे मामले में उजाले में आते तो जनता के सामने हमारी उज्जवल छवि काली हो जाती है, और फिर जेल में रहने की कीमत तो भोंसले ने तुम्हें दे दी है ना। दिव्या भैया, हम आपसे कभी कीमत की बात किए हैं क्या? इतने बरस हम जेल में निकाले आपके प्रेम के कारण, और अगर आप कीमत की बात करते हैं तो इतने बरस जेल में रहने का तो 5 लाख रुपया तो बहुत कम होता है ना। कुंदन, तुम में एक ही गड़बड़ है, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हो। अब भैया ये बताओ कि चाहते क्या हो? जोबन पुत्रा की तबाही, जिसने हमें जेल भिजवाया था। दिव्या भैया, साले को हालात के ऐसे दलदल में फंसाइए कि वक्त भी इसके हालत पर दहाड़े मार करवाए। मैं वो नाग हूं जो कमिश्नर के जीवन पर ऐसी कुंडली मारकर बैठेगा कि उसके बाद अगर कमिश्नर मुझे भूलना भी चाहेगा तब भी उसे मैं बहुत याद आऊंगा। हाँ बोलिए डीएम साहब।
ओके सर, काम हो जाएगा। क्या हुआ सर? क्या बात है सर? Oh my God! How is it possible? All of a sudden वो आपका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं सर? आपने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, आपकी ईमानदारी का यही सिला दिया उन्होंने? हेलो, आई एम जेपी हियर। आई मीन जोबन पुत्रा। हाँ बोलो जोबन पुत्रा, क्या बात? आपको मालूम है मैंने ये फोन आपको क्यों किया? तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़े। जोबन, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे ट्रांसफर के लिए प्रेशर ऊपर से आया। ऊपर से? ये ऊपर से नहीं सर, ये प्रेशर नीचे बसे नीच लोगों की तरफ से आया है। जोबन, कंट्रोल योर लैंग्वेज, जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स, अंडरस्टैंड? क्या बात है सफल? यार इतनी देर से मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, तुम बोलते जा रहे हो मैं सुनता जा रहा हूं, तुम बोलते जा रहे हो मैं सुनता जा रहा हूं, और मैं कर ही क्या सकता हूं? क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? अरे तुम तो कहते थे कि मैं भरद्वाज का ये कर दूंगा, मैं भरद्वाज का वो कर दूंगा, और उधर वो भरद्वाज का बच्चा मेरी एक के बाद एक बिल्डिंग तोड़े जा रहा है, और ऐसी बेरहमी से तोड़ता है कि उसकी नींव तक नहीं रहती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो। अरे धीरज और रखूं कहां से? जब मेरी एक के बाद एक बिल्डिंग जमीन पर लेट जाएगी तो मैं धीरज का असर डालूंगा। ऐसा वक्त तुम पर कभी नहीं आएगा सफल, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। और ये वक्त जो अभी आया है वो भी तो कभी नहीं आने वाला था तुम्हारे मुताबिक। तुमने तो कहा था कि वो हथौड़ा ही नहीं बना जो मेरी बिल्डिंग पे चले। मुझे याद है सफल, मैंने ये बात तुमसे कही थी। हथौड़ा ही नहीं, चलाने वाले हाथ भी बने हैं, और मैं हाथ जोड़े देखे जा रहा हूं मेरी बिल्डिंग कैसे टूट रही है, कैसे पड़ रही है, कैसे जमीन पे लेट रही है। देखो सफल, जौबन पुत्र का अंजाम तो तुम्हें याद ही होगा। वो ही हश्र मैं इस भारद्वाज का करने वाला हूं। बहुत जल्द इसका यहां से ट्रांसफर होने वाला है। मेरे मरने के बाद? मैंने तुम्हें कहा ना कि बहुत जल्द होने वाला है। और ना हुआ तो? ट्रांसफर तो उसका होगा ही। अगर इस शहर से ना हुआ तो इस दुनिया से होगा। बस तुम इस मधुकर की जुबान के ऊपर भरोसा रखो। मैं कल नारी निकेतन के उद्घाटन पर आ जाऊंगा, लेकिन देखो भैया, भाषण नहीं दूंगा। वो क्या हुआ कि कल पार्टी के अधिवेशन में बहुत चिक हुई, बोलते बोलते भैया मुंह थक गया। हाँ भैया आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। आइए जोबन साहब आइए, कहिए आज आपके मुबारक कदम हमारे घर की तरफ कैसे आ गए? दिव्यकांत जी, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मेरे ट्रांसफर की वजह क्या है, क्योंकि उस वजह की जड़ आप हैं। देखो जोबन, वजह क्या है तुम जानो या तुम्हारा डिपार्टमेंट जाने। और रही मेरी बात, तो मैं राजनीति की जड़ हूं। अब अगर कोई राजनीति के पेड़ की डाल वजह बनकर आपके सर पर गिर जाए तो भला इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तो मेरा है, जिसका इनाम मुझे मिल चुका है। अब अगर तुम भागकर मेरे पास आए हो तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे ट्रांसफर के कैंसिलेशन की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और तुम्हें खोना पड़ेगा अपना थोड़ा सा स्वाभिमान। दिव्यकांत जी, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती, उनमें से एक मैं हूं। अगर मुझ जैसे लोग भी बिकने लगे तो लोगों का विश्वास कानून पर से उठ जाएगा।
अच्छा बोल लेते हो। जोबन पुत्रा जी, अगर आपको अपने आप पर इतना ही गुरूर है तो एक काम कीजिए, अब आप अपना टिकट नागपुर का कटवा ही लीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। कमिश्नर साहब, सलाम। तो तुम भी यहां हो? तुम लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। सालों साल ज्वालामुखी धरती के गर्भ में उबलता रहता है, लेकिन जब वो फटता है तो उसके लवा से अच्छी चीजें जलकर खाक हो जाती है। एक दिन तुम लोगों का भी यही हाल होगा।